हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बुक कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क, चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस बुक में हम वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे। ओके, इस चैप्टर में इन चैप्टर्स में जो हम देखेंगे इंफॉर्मेशंस, कई सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारे संविधान में जो काम होता है ना, किस तरीके से उसको बनाया गया था और फिर उसमें से पावर्स किस किस इंस्टीट्यूशंस को मिलती है ना। वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट में, है ना, हमारे देश में। और रिलेशनशिप होता है उनका ये एक दूसरे के साथ में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए और जुडिशरी हो गई, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो होते हैं वो लोग जो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने का, जुडिशरी देखती है कि वो जो लॉ है वो संविधान के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, जनता को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उस कानून से, है ना। अगर वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ना, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। और होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई ऊपर, नेशनल गवर्नमेंट नीचे आती है स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनके बीच में भी पावर डिवीजन होता है। तो इनकी पावर्स के बारे में भी हमारे संविधान में लिखा गया है ना। सबसे पहले अगर इलेक्शन, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना तो ज़रूरी है, पर इससे पहले हमें जो देखना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही इन सब चीज़ों का ओरिजिन होता है ना। हमारे संविधान में इलेक्शन के लिए भी सब कुछ लिखा गया है, गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर चीज़ के बारे में दिया गया है। हम ना चैप्टर में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमारी सोसाइटी के लिए, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न एंड एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, किस तरीके से जो पावर का डिवीजन होता है सोसाइटी में, है ना। जो पावर दी जाती है, संविधान देता है पावर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, दोनों को पावर्स मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी जो है उनको पावर किससे मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन सबको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनके बारे में संविधान में लिखा होता है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कानून के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है ना। जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कानून के थ्रू बनाई गई है, ना कि ये कोई संविधानिक बॉडी है। संविधानिक जो होती है क्या, संवैधानिक अथॉरिटी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में दिया गया है इसके बारे में। तो ये संविधान के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है, उससे पावर मिलती है इसको संविधान से। नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कि ना तो संविधान में मेंशन है, ना ही किसी कानून के थ्रू बनाई गई है, वो गवर्नमेंट के अंदर रहती हैं। जैसे कि प्लानिंग कमीशन था पहले, जिसको हटा करके नीति आयोग लाया गया, जो कि हमारे यहाँ बॉटम बॉटम अप अप्रोच में काम करते हैं और सारे स्टेट के साथ में कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके जो पॉलिसीज लेकर के आते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बनाया गया, इस चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं, उनके रोल क्या है जो सोसाइटी में प्ले करते हैं। हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करता है ना। तो इन क्वेश्चंस का आंसर डिफिकल्ट तो नहीं है, पर हम इसके बारे में सोचेंगे और आंसर्स करेंगे, है ना। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है। गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट जो कि मौलिक अधिकार होते हैं, बेसिक अधिकार, राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को। अगर इनका वॉयलेशन होता है, अगर इनके जो है गवर्नमेंट इनको वॉयलेट करती है, तो कोई भी इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है ना। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो किसी भी केस को लेकर के आप सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हो, नीचे वाले कोर्ट में, फिर उसके बाद में अपील जाती है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और 226 जो है उसके तहत जो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये रिट्स इशू करते हैं ताकि आपके जो है जो
जो राइट्स है आपका उसका वॉयलेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। आप अपने आप को एक मेंबर समझो एक ग्रुप का, ठीक है? तो यहाँ पर इमेजिन करने को बोला गया है। तो फिर से आपको इमेजिन करना है कि आपके जो ग्रुप है उसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि आपका ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है ना? इसमें जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग जो है रिलीजन के मतलब किसी भी रिलीजन को मानते ही नहीं है, है ना? तो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है आपका, है ना? तो वो लोग जो हैं डिफरेंट एक रिस्पेक्ट मतलब कि उनका जो है हर तरीके से उनका नज़रिया वगैरह सब डिफरेंट है। उनके डिफरेंट प्रोफ़ेशन है मतलब काम-काज भी द अलग-अलग करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ भी डिफरेंट है ना? जो उनकी हॉबीज़ वगैरह भी डिफरेंट है। कुछ लोगों को जो टेस्ट है हर किसी में जैसे कि डिफरेंट टेस्ट है हर चीज़ में, जैसे कि फ़िल्म हो गया, बुक हो गया, कुछ लोगों को मूवी देखना पसंद है, कुछ लोगों को बुक रीडिंग पसंद है ना? हर चीज़ डिफरेंट है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ पुअर हैं, ठीक है? कुछ बहुत ही ओल्ड हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा यंग लोग हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि मेंबर्स जो हैं ग्रुप के इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि जो है इनका जो व्यू अलग है लाइफ को लेकर के। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, तो इनका जो व्यू है कि एक पर्सन के पास में कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या कंपलसरी होना चाहिए कि हर चाइल्ड को स्कूल भेजा जाए, या फिर पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो डिसाइड करें, है ना? ये जो ग्रुप है ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कितना खर्च करे, जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं कि डिफेंस में खर्चा किया जाता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी पे कितना खर्च होना चाहिए, क्या इनको पार्क बनाने चाहिए, और या फिर ग्रुप जो है should the group allow should the group be allowed to discriminate against some of its member, क्या ग्रुप जो है अपने ही मेंबर्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि किसी कंट्री में कोई बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि अपार्थाइड चला करता था साउथ अफ्रीका में, गोले गोरे लोग और काले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना? तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर अलाउ कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, पर हमारे संविधान में आर्टिकल 15 है ना? किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी इंसान के लिए मतलब एक दूसरे के बीच में, है ना? तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो इस ग्रुप में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सब जो है हर क्वेश्चन का जो है वैरायटी ऑफ आंसर भी आ रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैं, तो उनके व्यूज़ भी अलग हैं। तो डाइवर्सिटी तो है इनके ग्रुप में, पर वो जो ग्रुप है वो साथ में रहते हैं। ये जो है डिपेंडेंट है एक-दूसरे के ऊपर, जैसे कि हमारे स्टेट्स जो हैं सारे एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना? जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बन जाएगा, तो वो 29 स्टेट हो जाएगा, है ना? और ना फिर क्या हो जाएँगी 7 यूटीज़ हो जाएँगी। यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर आ जाती हैं ये। इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट देखती है। इनके बारे में भी हम आपको बताएँगे बाद में, ठीक है? तो इन ना ये यहाँ इस ग्रुप में चाहिए क्या कोऑपरेशन, सब लोग साथ में चल सकें। तो कैसे रहेगा, है ना? शांति से कैसे रहेगा ये ग्रुप? हुँ। तो कोई कहेगा कि मेंबर जो हैं ग्रुप के वो लोग साथ में रहेंगे जब वो बेसिक रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है? ये जो बेसिक रूल है ना, यही जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा कि कुछ बेसिक रूल को ये लोग सब फॉलो करेंगे। तो व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल, तो एक बेसिक रूल की ज़रूरत क्यों है ग्रुप में? तो अगर हम इसके बारे में सोचें, अगर बेसिक रूल नहीं होंगे तो क्या होगा? हर कोई अपनी मनमानी करेगा, है ना? हर एक इंडिविजुअल को लगेगा इनसिक्योर फील करेगा, बिकॉज़ उनको लगेगा कि कोई भी उनके साथ में कुछ भी कर सकता है। उनको नहीं पता कि जो ये मेंबर हम उन लोगों के साथ में क्या करेगा, मतलब एक-दूसरे के साथ में ये लोग क्या करेंगे, है ना? किसी के भी राइट्स पर क्लेम कर लेंगे, है ना? लड़ने लगे आपस में प्रॉपर्टी के ऊपर ही, है ना? तो कुछ बेसिक रूल तो रखने ही चाहिए। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स, है ना? पब्लिकली जो कि वो लोग प्रमोट कर सके, उनके बेसिक रूल होते हैं। नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो बेसिक रूल है वो सभी लोग फॉलो करेंगे ताकि कुछ तो कोऑर्डिनेशन हो ही इनके बीच में, है ना? कुछ कम से कम कोऑर्डिनेशन तो हो ही। बट ये जो रूल्स हैं नॉट ओनली बी नोन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल्स को जानते हैं पर उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको इन्फोर्स नहीं किया गया है, मतलब कि उनको जो है फोर्स में नहीं लाया गया है ना?
बस किताबों में है वो रूल्स, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिटीज़न के पास में कोई एश्योरेंस ही नहीं रहेगा कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना? और कोई और रूल्स को फॉलो ना करे तो फिर तो वो लोग भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो सभी लोगों को रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट अदर्स विल फॉलो द रूल्स। तो क्या होगा कि अगर लीगली इन्फोर्सेबल कर जाए, लीगली मतलब कि कानून के थ्रू, तो फिर सभी लोगों को अश्योरेंस हो जाएगा कि मेरे ऊपर भी ये रूल्स हैं और उसके ऊपर भी है ना? जैसे कि ट्रैफिक रूल्स सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, है ना? वो बात अलग है कि वो नेता लोग वगैरह वो सब बच जाते हैं, है ना? और अपने यहाँ तो करप्शन भी बहुत चलता है ना, करप्ट पीपल, तो वो लोग तो हैं, क्या ही बोले उनके बारे में, तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे, है ना? तो लीगली इन्फोर्सेबल होंगे तो कानून के थ्रू उनको पनिशमेंट मिलेगी, है ना? तो क्या होगा, पनिशमेंट के डर से सभी लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया, एक भरोसा हो गया कि मैं रूल्स फॉलो करूंगा तो दूसरा इंसान भी रूल को फॉलो करेगा, है ना? तो फर्स्ट फंक्शन हमारे संविधान का क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन हो गया कि ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि अलाउ करते हैं मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, है ना? तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है जब ये बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं। तो बेसिक रूल्स जो होते हैं वो हमारा संविधान प्रोवाइड करता है ना? आप देखो किसी भी गेम को आप उठा करके देख लो, है ना? बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हर गेम के रूल्स हैं। अगर कोई उनको वॉयलेट करता है, तो उसको हटा दिया जाता है गेम से, है ना? तो हर एक गेम के रूल्स हैं, तो सभी लोग अच्छे से खेलते हैं और एन्जॉय करते हैं उसको, है ना? अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब हमारा संविधान जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स भी देता है ना? स्पेसिफाई करता है कि किसकी कितनी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड गवर्न किया जाता है। स्टेट में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है ना? तो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी, प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल लेवल पे, चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, है ना? प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, तो इन सब की पावर्स वगैरह, है ना? इनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, ये लोग किस तरीके से जो पोस्ट में आएंगे, ठीक है? तो ये तो पर्टिकुलर पोस्ट है, कोई पर्सन इस पोस्ट तक कैसे आएगा, ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है? तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से होगा और गवर्न किस तरीके से किया जाएगा, लॉ मेकिंग पावर इतनी कितनी है ना? इनकी कितनी है, कितने दायरे में रह करके इनको काम करना है, ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, तो रूल्स हैं क्या फंडामेंटल जो हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल रूल्स मतलब कि एकदम बेसिक जो रूट लेवल पर हो जाते हैं ना, जो बहुत ही जरूरी है ना? और इनको फंडामेंटल क्या बनाता है, ऐसे कैसे रूल है जिनको फंडामेंटल हम कह दे रहे हैं ना? हर रूल को थोड़ी ना फंडामेंटल कहेंगे। वेल जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो उसमें डिसाइड करना है कि जो लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो जो कानून है वो गवर्न करेगा सोसाइटी को। अगर आपको कोई रूल एक्ट चाहिए है, मतलब किसी पर्सन जो किसी रूल एक्ट चाहिए है, तो किसी लोगों को वाई रूल चाहिए है ना? तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका रूल्स है और किसको प्रेफरेंस देंगे कि कौन गवर्न करे, है ना? ठीक है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो किसको हम पावर में लेकर के आए, है ना? तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। आप सोच रहे होगे रूल्स यू वांट एवरीवन टू बी लिव बाय आर द बेस्ट, तो आप सोच रहे होगे कि जो रूल्स सभी लोग फॉलो करें वो बेस्ट होने चाहिए। बट कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि आपको लग रहा होगा कि आपके रूल जो है ना वो बेस्ट है, और दूसरे लोगों को लग रहा होगा उनके रूल बहुत अच्छे हैं, है ना? जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, है ना? अपने आप को हर इंसान सही ही लगता है ना? आपको अपना डिसीजन सही, मतलब आप जो बोलोगे आपको लगेगा कि आप सही बोल रहे हो, दूसरा इंसान जो बोलेगा उसको लगेगा वो सही बोल रहा है। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करेंगे जो ये प्रॉब्लम आ गई है ना? सो हमको सबसे पहले डिसाइड करना है, अगर व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा हु गेट्स टू डिसाइड, है ना? तो कौन होगा जो डिसाइड करेगा, जो रूल्स बनाएगा, ठीक है, जो गवर्न करेगा ग्रुप को, है ना? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर कर देते हैं सोसाइटी में, जैसे कि संविधान से पावर मिल गई पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कानून बनाए, है ना। तो ये हो गया क्या कि संविधान ने इसको पावर दी, इसने पार्लियामेंट ने फिर कानून बनाए, है ना। और पार्लियामेंट को पावर कहाँ से आई? पीपल से आई, जनता से आई, पीपल से पार्टी जो पार्लियामेंट को पावर आती है ना। क्योंकि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में जाकर के लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर जो होता है वो संविधान में लिखा गया है कि इसकी कितनी पावर है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉ क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी पावर पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कानून क्या होगा, ठीक है। लॉ कौन से बनाए जाएंगे। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर इन मेनी वेज। तो ये जो कौन डिसाइड करेगा इसको कई तरीके से आंसर किया जा सकता है, जैसे कि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क डिसाइड करते हैं जहाँ पर राजा रानी होते हैं, जो किंग होते हैं, क्वीन होती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो उनके देश में क्या चलेगा, है ना। तो ऐसा होता है जैसे कि पहले के टाइम पर होता था ऐसा कि किंग और क्वीन ही सबसे सुप्रीम होते थे। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ओल्ड, जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, पहले ना यूएसएसआर हुआ करता था जिसमें बहुत बड़ा देश था, ठीक है। फिर इसका ना 1919 में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, तो 1990s में डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसमें से जो है कम से कम करीब 14-15 कंट्रीज निकल के आई। तो इनमें से जो सबसे बड़ी कंट्री थी रशिया थी। तो रशिया को ही फॉर्मर सोवियत कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी कंट्री निकल के आई थी उसमें से, है ना। तो सोवियत यूनियन में पहले क्या होता था, एक सिंगल पार्टी होती थी जिनके पास में सारी पावर होती थी, है ना। बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो जनता के पास में पावर है ना। जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल के पास में पावर है। जनता जो है डिसाइड करती है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ही तो लॉ मेकिंग का काम करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर के, है ना। तो ये जो है मैटर इतना सिंपल तो नहीं है। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि पीपल शुड डिसाइड, तो ये जो ना एक और क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि इसको हम अच्छे से डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पीपल किस तरीके से डिसाइड करेंगे, फॉर समथिंग टू बी लॉ एवरीवन शुड एग्री टू इट। अगर हम किसी चीज पर लॉ बनाना चाहते हैं तो हर एक इंसान को उस पर एग्री करना पड़ेगा, है ना। कुछ पीपल जो है डायरेक्टली वोट करेंगे ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक डिड। तो क्या जो लोग हैं वो डायरेक्टली वोट करेंगे? आज के टाइम पर तो ये पॉसिबल नहीं है ना। पहले तो कम पॉपुलेशन होती थी, आज के टाइम पर अगर देखो तो स्विट्जरलैंड में कम पॉपुलेशन है, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल जाती है। पर आज के टाइम पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो चूज किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको पावर दे देते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। एमपी एमएलए हो गया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, यही काम करते हैं लॉ मेकिंग का, है ना। तो अब क्या पीपल जो है डायरेक्टली हर मैटर में डिसाइड करेंगे, और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या फिर जनता जो है इलेक्ट करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को। बट इफ पीपल एक्ट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। अगर जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं उनके देश में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे ताकि रिप्रेजेंटेटिव जो है जाकर के लॉ मेकिंग का काम करें, है ना, देश को संभालें, है ना। तो इनको किस तरीके से, हाउ मेनी शुड बी देयर, तो कितने होंगे रिप्रेजेंटेटिव, इनका किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये वाली चीजें भी आ जाती हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंस पार्लियामेंट कैन डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसी। हमारे संविधान में पावर दी गई है पार्लियामेंट को, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉज एंड पॉलिसीज के बारे में, और पार्लियामेंट में बैठता कौन है, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम चुनते हैं, है ना, जनता चुनती है। Parliament itself organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, सबसे अगर आपको डिसाइड करना है, मतलब
आइडेंटिफाई करने से पहले कि सोसाइटी में कौन-सा लॉ होगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या किसके पास में अथॉरिटी है इनेक्ट करने की लॉ, ठीक है? कानून क्या होगा सोसाइटी में इससे पहले क्या आ जाता है, किसके पास में पावर है उस कानून को बनाने की। पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो इनेक्ट करे लॉ को, ठीक है? लॉ बनाए। देयर मस्ट बी अ लॉ ना, मतलब वो लॉ होगा जो कि अथॉरिटी दिया है पार्लियामेंट को इन फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले ऐसा कोई कानून होगा, ठीक है, ऐसा लॉ होगा जो कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है ना? तो संविधान में लिखा गया है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है ना? दिस इज अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक फंक्शन है संविधान का। इट इज अथॉरिटी, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले तो हमारा संविधान जो है गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, है ना? सेकंड फंक्शन क्या हो गया हमारे संविधान का? तो हमारा संविधान स्पेसिफाई करते हैं कि हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। किसके पास में पावर है कि वो डिसीजन लेंगे सोसाइटी के। जैसे कि संविधान ने दे दी पावर पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसीजन लेगी सोसाइटी में, है ना? अब पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी, ठीक है, सोसाइटी के लिए। इट डिसाइड्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। पार्लियामेंट में एमपी कितने होंगे, ठीक है, एमएलएज कितने होंगे लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना? और इनको इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, इनका इलेक्शन में जो है, तो डायरेक्ट जो किस तरीके कई सारे फॉर्म होते हैं इलेक्शन के भी, है ना? जैसे कि कभी-कभी तो जैसे कि हमारे यहाँ अपने यहाँ कैसे होते हैं इलेक्शन, कई सारे जो है कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। मान लो इसको मिले 25 पर 25 वोट मिल गए, है ना? इसको मिल गए 30 वोट, ठीक है? इसको मिल गए 45 वोट। ओके, तो इनको मिल गए इतने वोट, ठीक है? इसको अलग करो। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है, जैसे कि 45 वाला जीत जाएगा। 45 वाला बाकी के 100 लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना? तो जितने ये लोग हैं इन्होंने तो नहीं चाहा था 55% वाले लोगों ने कि ये जो है पर्सन पावर में आए, पर ये आ जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके का इलेक्शन सिस्टम चलता है। पर कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो अब ना ये 25% वाले को अलग कर देंगे और फिर जो 45 और 30% वाले इनके फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाएँगे, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे फिर वो जीतता है ना? तो ऐसा भी होता है। तो किस तरीके से जो इलेक्शन वगैरह होंगे और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ये सब लिखा है संविधान में। लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है हमारा संविधान। तो इतना तो, है ना? सपोज़ अगर आप डिसाइड करना हो हू हैज़ द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन, ठीक है? सपोज़ यू डिसाइडेड, आपने डिसाइड कर लिया कि किसके पास में अथॉरिटी है कि वो डिसीजन लेंगे। बट दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू, मतलब आपको लगता है कि वो बहुत ही अनफेयर लॉ बना रहे हैं, गलत कानून बना रहे हैं, ठीक है? आपने अथॉरिटी दे दी किसी पर्सन को, ऐसे ही तो हुआ था जर्मनी में। हिटलर कैसे आया पावर में? डेमोक्रेसी के थ्रू आया था, है ना? मतलब कि वहाँ पे जनता ने इलेक्ट किया था हिटलर को, उनको लगा कि अच्छा लीडर है, ये हमारे लिए काम करेगा, देश को आगे लेकर के चलेगा। पर वो तो उल्टा ही निकल गया, है ना? वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने लगा लोगों के साथ में, है ना? और फिर मारने भी लगा बहुत सारे लोगों को, है ना? तो ना, इट प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन, फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाने लगी अथॉरिटी कि जो आपको आपका रिलीजन ही प्रैक्टिस करने ना दे, है ना? आपको जो है अपनी मर्जी के आप कलर नहीं, मतलब क्लोथ्स ना पहन सको, है ना? तो कलर पे भी बैन लगा दी, जैसे कि किम जोंग उन है, जो क्या किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया का लीडर है, तो वो अपनी मर्जी से, नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है ये ना अपनी मर्जी से सब कुछ करवाता है। अगर इसको अपना ही हेयर कट बोल देगा सबको करने के लिए कि मेरे जैसे बाल ही होने चाहिए सबके, ठीक है? तो सभी लोगों को उसके जैसे ही बाल ही रखने पड़ेंगे, है ना? तो किम जोंग उन इस तरीके का लीडर है ना? तो वहाँ पर ये होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया ना कि कुछ पर्टिकुलर क्लॉथ के जो कलर के आप क्लॉथ नहीं पहन सकते, है ना? आप कोई गाना नहीं गा सकते सर्टेन सॉन्ग, है ना? और जो होता है
और किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, जो उस कास्ट और रिलीजन से पीपल आते हैं, उनको सर्व करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा दूसरे वालों को, और आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, है ना? तो ऐसे रूल्स बना दे। और दैट गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो है किसी को भी अपने मनमाने ढंग से अरेस्ट कर ले, जैसे कि अंग्रेज किया करते थे ना। तो वो लोग, रॉलेट एक्ट आया था ना 1990 में, आपने पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट में ना 1919 में पावर थी, अंग्रेजों को दी गई थी पावर, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, है ना? तो फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, अंग्रेजों ने इतने सारे लोगों को मार दिया था, है ना, गोलियां चला करके। तो अरेस्ट कर सकते हैं आर्बिट्ररी, किसी को भी अपने मनमाने ढंग से अरेस्ट कर सकते हैं। और कुछ पीपल जो किसी स्किन कलर से बिलोंग करते हैं, उनको बस पानी भरने का अधिकार है एक कुएं से, है ना? और किसी को नहीं है। तो आपको लगेगा ये कानून तो बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट है, अनफेयर है, बहुत ही गलत कानून बनाए हैं। एंड जो ये जो कानून है ना, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, भले ही ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये बेस्ड है क्या कुछ प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किए बनाए गए हैं, पर ये अनजस्ट है। अबाउट द गवर्नमेंट इनेक्टिंग दीज लॉज, ठीक है? तो ये कानून ढंग से नहीं बनाए गए हैं। सो थर्ड हमारा जो फंक्शन आ जाता है हमारे संविधान का, इज टू सेट द लिमिट्स ऑन द व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। तो सिटीजन के ऊपर क्या इम्पोज कर सकती है, इसके लिए भी लिमिट लगाई है गवर्नमेंट के ऊपर संविधान ने, कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, है ना? गवर्नमेंट में कोई सरफिरा इंसान आ गया, वो अपनी मनमानी करने लगा, तो फिर, तो ये जो लिमिट है फंडामेंटल है, इन दी सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। तो इन जो फंडामेंटल जो ये बनाए गए हैं लिमिट्स, जिसको गवर्नमेंट जो है अपने दायरे में रह कर के काम करना है, इसको मतलब कि अपने जो बाहर जाकर के ऐसे काम नहीं करना है ना, अपने दायरे से बाहर जाकर के ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं कर सकते। हमने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़ाए थे, है ना? 10th के में भी कुछ कुछ बताया था उनके बारे में, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स ना, जैसे कि आपका अगर बताएं तो आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, 19 में फ्रीडम होता है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना? पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो कहीं पे भी प्रोटेस्ट के लिए, पर बिना आर्म्स के लिए, हथियारों के बिना, ठीक है? 21 अगर देखें तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी हो गया, है ना? ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी है ना? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हर एक सिटीजन के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर एक्चुअली, है ना? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करते हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट कई तरीकों से, है ना? संविधान जो है कई तरीकों से लिमिट लगाते हैं पावर जो है गवर्नमेंट की उसके ऊपर। मोस्ट कॉमन वे, बहुत ही कॉमन जो देखा जाता है, लिमिट किस तरीके से लगाई जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, स्पेसिफाई कर देते हैं सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हमने आपको बताए ना, जो सब हर एक सिटीजन के पास में होते हैं, जिसको गवर्नमेंट जो है वॉलेट नहीं कर सकती, जिसको गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से वॉलेट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, है ना? उनको जो है पाल उसको फॉलो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। द एक्सटेंट एक्सेक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका ना एग्जैक्ट कंटेंट हो गया, जो फंडामेंटल राइट कौन से होंगे, है ना? तो ये वेरी करता है कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूएस में बिल ऑफ राइट कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो वहां पर अलग फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका में अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे यहाँ अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? पर बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी कॉमन ही होती है। बट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक क्या है, कि प्रोटेक्ट करना है उनको, इन राइट्स को, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, कि जो गवर्नमेंट जो है आर्बिटरी उनको अरेस्ट ना करे बिना रीजन के, है ना? तो बेसिक चीजें होती हैं ये, तो कि सिटीजन के पास में इतना अधिकार तो हो, वो फ्रीडम के साथ में अपनी जिंदगी को जी सके अच्छे से, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन होता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट पर, है ना? कि गवर्नमेंट की पावर पर एक बेसिक लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं। सिटीजंस विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज। तो बेसिक लिबर्टी जैसे कि बेसिक का जो आज़ादी है वो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है? आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, जो आपका बिलीफ है, ठीक है? जो आप मानते हो जिस भी चीज़ में। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, आप अपना ट्रेड और बिज़नेस कर सकते हो। प्रैक्टिस दीज़ राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, पर नेशनल इमरजेंसी पर इन पर लिमिट्स लगा दी जाती है। नेशनल इमरजेंसी तब लगेगी ना जब देश में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बाहर के साथ में किसी देश के साथ में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, है ना? तो तब क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, वॉर हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया। तो देश को सुरक्षित रखने के लिए अब उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स थोड़े कम कर दिए जाते हैं, है ना? इनको लिमिटेड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करते हैं, सर्कमस्टेंसेस भी बताते हैं कि किस सिचुएशन में इन राइट्स को विथड्रॉ कर दिया जाता है, मतलब कि इन राइट्स को जो है मानते नहीं है इन राइट्स को। तो ऐसी चीज़ें भी कब जो है इन राइट्स को नहीं मानेंगे, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है? तो संविधान ये भी बताता है कि इन राइट्स को कब आप जो है नहीं मानोगे, है ना? मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिट नहीं लगाएँगे, ओके? तो संविधान इन चीज़ों के बारे में भी बताता है, और संविधान ये भी बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो आप किसी के मतलब किसी को भी कुछ भी बकोगे, है ना? मतलब कि आप जो होता है ना, अब्यूज़ करोगे किसी को या फिर उल्टा-सीधा बोलोगे, है ना? गालियाँ बकोगे, तो ऐसा नहीं होता है ना? तो अपने दायरे में रह कर के आपको काम करना चाहिए। जैसे कि आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, आप अपने रिलीजन को फ़ॉलो कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को फ़ोर्स करो कि वो आपका रिलीजन ही फ़ॉलो करे, है ना? आपको ट्रेड करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी चीज़ों पर जो है व्यापार करो, है ना? तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स में भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। Aspirations and goals of the society. Most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. तो अगर देखें ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्व्स, मतलब कि ये जो हैं, जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन्होंने लिमिट कर दिया, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर्स वगैरह एलोकेट तो करते हैं और सेट कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट, है ना? बट जो अगर देखिए 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे कि बहुत ही अच्छा आपके पास में एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो कि प्रोवाइड करते हैं इनेबलिंग फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट पॉजिटिव थिंग्स भी कर सकती है ना? जैसे कि एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इस दिशा में काम करना है, ठीक है? डीपीएसपी जो होते हैं, पार्ट 4 में दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है? तो किस तरीके से जो काम करना है, जैसे कि 39 में दिया गया है, 39 के डी वाले प्रोविजन में दिया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब कि आज भी ना एक ही सेम काम को करने पर एक आदमी को ज़्यादा पेमेंट मिलती है और एक औरत को कम मिलती है। तो आपको इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है और सभी लोगों को इक्वल पे मिले। आर्टिकल 47 में दिया गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो हैं, बहुत ही जो नशीले पदार्थ हैं, उन सबको जो है खत्म करना है, ठीक है? प्रोहिबिट करना है, मतलब कि और न्यूट्रिशनल डाइट को प्रमोट करना है ना? अ, ऐसे ना दिया गया है। आर्टिकल 40 में दिया गया है पंचायत के बारे में कि पंचायत का प्रमोशन करना है। तो कुछ पॉजिटिव रोल्स भी दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है इस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो, है ना? हमारे संविधान को बनाने में बहुत टाइम भी लग गया था, है ना? तो हमारा संविधान बहुत ज़्यादा इनोवेटिव भी है, ठीक है? सोसाइटीज़ जो हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, वेरियस कई तरीके की इनइक्वालिटी है ना? सोसाइटी में। तो ये जो क्या करती है ना? तो हमारे संविधान ने क्या किया कि लिमिट तो लगाई गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से किसी इंसान के साथ में गलत ना करे। पर गवर्नमेंट ने एनेबल किया और एम्पावर भी किया किसको, जो गवर्नमेंट को, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर भी किया, पावर भी दी गवर्नमेंट को कि वो पॉजिटिव मेजर्स लें, है ना? और ओवरकम करें इनइक्वालिटीज को और डिप्रेवेशन को, है ना? तो इनइक्वालिटीज को कम करना है, ये भी डीपीएसपी का प्रोविजन है ना? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक इंसान खूब सारे जो है
वेल्थ लेकर के बैठा हुआ है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इनइक्वालिटीज़ को कम करना है, अमीरी-गरीबी के जो गैप को कम करना है ना? तो कई सारे प्रोविज़न जो हैं पॉज़िटिव दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट का रोल डिफ़ाइन करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही, जैसे कि इंडिया में ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंडिया में एस्पायर करते हैं कि सोसाइटी में जो है कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है? भेदभाव ना हो। जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा है ना? जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो भेदभाव होता है महिला और पुरुष के ऊपर, बचपन से ही दोनों बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। पहले तो ये लड़की को पैदा भी नहीं होने देते हैं ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है कि पता है कि लड़की है। सन प्रेफ़रेंस देखते हैं माँ-बाप, है ना? लड़कों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं हर एक चीज़ में, है ना? एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में। और फिर लड़कियों के साथ में भेदभाव होता है, तो उसको भी खत्म करना है। सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी एस्पायरेशन करती है कि गवर्नमेंट जो है इनेबल एंड एम्पावर करे, हर एक नेसेसरी स्टेप ले ताकि इस गोल को अचीव कर सके, है ना? तो इस तरीके से काम चलता है। साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल देखें, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है डिस्क्रिमिनेशन की। जैसे कि हमने आपको बताया था, अपार्थाइड मूवमेंट था वहाँ पर, चला था, जो भेदभाव होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोरे और काले लोगों के बीच में, है ना? ये अंग्रेज़ों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, है ना? कि गोरे लोग ही सुपीरियर होते हैं, है ना? तो इस तरीके का माइंडसेट डेवलप कर लिया है ना? आज भी देखो तो इसके बेसिस पे भेदभाव होने लगता है लोगों के साथ में। हुँ। तो साउथ अफ्रीका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, तो गवर्नमेंट को एक एम दिया गया कि आपको एंड करना है क्या? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, ठीक है? मोर पॉजिटिवली, अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी। तो जनता क्या चाहती है, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी मतलब सॉरी, जो मतलब कि हमारी एक आइडियल सोसाइटी, हमारे एस्पायरेशंस क्या होंगे, ठीक है? बिना डिस्क्रिमिनेशन की, इनइक्वालिटी ना हो, तो इस तरीके की हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। तो संविधान इसको फुलफिल करने के लिए जो है कई तरीके से जो है पावर देते हैं गवर्नमेंट को, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एस्पायरेशंस दिखते हैं कि किस तरीके से हमको लेकर के चलना है अपने देश को, है ना? जैसे कि प्रिएम्बल जो है संविधान का, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या दिया गया है ना? तो प्रिएम्बल इंट्रोडक्टरी जो डॉक्यूमेंट हो जाता है, इंट्रोडक्शन भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं इसको, है ना? ठीक है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते। तो प्रिएम्बल में क्या बताया, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, है ना? तो कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, तो हमारी सोसाइटी में ये सब होना चाहिए, है ना? जैसे कि हमारे यहाँ जो संविधान बनाने वाले फ्रेमर्स जो थे हमारे संविधान के, तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल देखें तो दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू लीड लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल रिस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ना हमारे संविधान बनाने वाले इतना तो जानते थे कि हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में है, तो उनके पास में डिग्निटी के साथ में वो रहे, है ना? उनके पास में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ठीक है? सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग तो हो ही, जैसे कि एजुकेशन हो, फूड हो, हेल्थ की सर्विसेज हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई ना, रोटी, कपड़ा, मकान, और जो हेल्थ और एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? तो ये चीज़ें लोगों को पास में होनी चाहिए। तो ये हमारे संविधान बनाने वाले डीपीएसपी में ये डाला गया, है ना? ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लें, ताकि लीगली एनफोर्सेबल हो, जो कि जो हमारी सोसाइटी में जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कम करे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है, ठीक है? तो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया, है ना? तो हम ना इसके बारे में As we go on studying the Indian Constitution, we shall find such enabling, जैसे जैसे हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमको और भी प्रोविजन के बारे में जानने मिलेगा। जैसे कि प्रिएम्बल हो गया हमारे संविधान का, प्रोविजन हो गए जो कि फंडामेंटल राइट्स में पाए जाते हैं, है ना? डीपीएसपी हो गया, है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सब मिला कर के फुलफिल करते हैं हमारे जो क्या एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो है फुलफिल करे लोगों की जो एस्पायरेशंस है ना? तो ये सब मिलाकर के एक आइडियल चीज़ बनाने की बात करते हैं ना, मतलब कि जो प्रॉपर, मतलब जैसे कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, ठीक है? वेलफेयर मेजर लेना चाहिए, है ना? डीपीएसपी में मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी बात करते हैं, है ना?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सोसाइटी को अच्छी बनाएँगी, है ना? अच्छी लाइफ़ इम्प्रूव करेंगी जनता की, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है ना? 4th फंक्शन क्या हो गया हमारे संविधान का कि इनेबल करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है फुलफ़िल करे एस्पायरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड ऐसी कंडीशन क्रिएट करे कि हमारी सोसाइटी जस्ट सोसाइटी हो, है ना? जहाँ पर हर एक इंसान जो है उसके पास में जस्टिस मिले उसको, है ना? जिन इक्वली उनको ट्रीट किया जाए, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है? भेदभाव ना हो। ओके, तो ये हो गया। अब इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में नहीं बताते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताते ही हैं, पर इसके साथ-साथ गवर्नमेंट को पावर भी देते हैं कि वो कलेक्टिव गुड मतलब सोसाइटी के गुड के बारे में बात कर सके, अच्छे के बारे में बात कर सके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, ये कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि गवर्नमेंट को ऐसे मेजर लेने हैं कि जो प्रमोट करे क्या कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना? नेचर के बारे में लेकर के चले। हमारे संविधान में भी ये है, ठीक है? आर्टिकल जो है 48 ए जो है, ये जो है नेचर की कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, है ना? फंडामेंटल ड्यूटी भी है हर एक सिटीजन की कि वो इम्प्रूव करे अपने नेचर को, ठीक है? नेचर मतलब कि एनवायरनमेंट को, फ्लोरा एंड फौना को, इन सबको प्रोटेक्ट करे, है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में एफर्ट्स लेकर के चलें ताकि पर्सन और ग्रुप जो है उनके साथ में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि वो प्रोग्रेसिवली इंश्योर करे कि सभी लोगों के पास में घर हो, ठीक है? हेल्थ केयर हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि गवर्नमेंट को ये सब करना है, ठीक है? इंडोनेशिया में देखें तो गवर्नमेंट जो एंजॉइंग टू एस्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया में गवर्नमेंट जो है क्या करे, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करे, है ना? वहाँ पर एजुकेशन तो हर एक गवर्नमेंट को एजुकेशन पे फोकस देना ही चाहिए। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करते हैं कि पुअर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो हैं उनके बारे में देखभाल करे गवर्नमेंट, जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, है ना? तो उन बच्चों के बारे में भी सोचे गवर्नमेंट, है ना? तो ये सारी चीजें इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके? तो आपको कैसा लगता है वीडियो, आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ओके?